डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की इस मालूमाती वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कनाडा के टैक्स सिस्टम के हवाले से, ख़ास तौर पे इसमें जो जिनको हम टैक्स रिटर्न्स कहते हैं, 5 T's ऑफ कनाडा। बड़ा एक इंपॉर्टेंट फ्रेज़ यहाँ पे यूज़ होती है कि जनाब ये T1 क्या चीज़ है, T2 क्या चीज़ है, T3 क्या चीज़ है, वगैरह वगैरह। तो इनके बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। उसका मकसद ये है कि इस वक्त कनाडा में टैक्स सीजन चल रहा है। आप में से अक्सर लोगों को पता होगा जो कनाडा में रहते हैं कि कनाडा में जो इंडिविजुअल का टैक्स फाइलिंग सिस्टम है वो जनवरी से लेके 30 अप्रैल तक यूजुअली चलता है। और क्योंकि मैं खुद एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ, CPA, तो मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ आसान अल्फाज में जो ये टैक्स रिटर्न्स हैं मुख्तलिफ नौइयत की, इनके बारे में आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। तो जनाब इसमें जो पहली जो टी का फॉर्म या आप कह सकते हैं जो टैक्स रिटर्न है उसको हम T1 या पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। आप में से अक्सर लोग इसके साथ फेमिलियर होंगे क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे जो कनाडा में रहते हैं एज इंडिविजुअल्स, चाहे आप जनाब किसी जगह पे नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इवन अगर आपकी कोई इनकम नहीं भी है, तो कनाडा के टैक्स कानून के मुताबिक आपने सालाना अपनी T1 पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप मैरिड है तो बोथ स्पाउसेस ने फाइल करनी है, यानी हस्बैंड ने भी वाइफ ने भी। और उसका फ़ायदा ये है कि जब आप ये टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, चाहे आपकी इनकम है या नहीं है, तो फिर CRA जो कनाडा रेवेन्यू एजेंसी है वो आपको डिफरेंट टाइप के जो रिफंड्स या जो इनकम बेनिफिट्स होते हैं, लाइक कनाडा चाइल्ड बेनिफिट है, आपको GST HST रिफंड मिलता है, ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट रिफंड मिलते हैं। इनके बारे में एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल इनका जिक्र कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि टैक्स रिटर्न फाइल करना कनाडा में बहुत ज़रूरी है अगर आपने ये सारे टैक्स बेनिफिट्स आपने उठाने हैं। अब ये T1 पर्सनल जो इनकम टैक्स रिटर्न है, इसमें आपने क्या चीज़ दिखानी है, बुनियादी तौर पर टेक्निकली तो इसमें बेशुमार यानी फॉर्म्स और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन आप ये समझिए बुनियादी तौर पर अगर आप की एम्प्लॉयमेंट इनकम यानी आप नौकरी कर रहे हैं तो आपने वो अपनी आमदनी यानी सैलरी जो सी है वो भी दिखानी है। इसमें सारे आपके पर्क्स प्रिविलेजेस जो टैक्सेबल है वो भी आपने शामिल करने हैं। अगर आप फर्ज करें सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपने उसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम आपने दिखानी है। आपकी कोई कमीशन इनकम है आपने वो भी दिखानी है। आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, उसकी रेंटल इनकम है, वो भी आपकी पर्सनल टैक्स रिटर्न में आएगी, जितना आपका हिस्सा बनता है या जो आपकी वो इनकम का शेयर है। इसी तरह जनाब आपने उसे कहते हैं कोई इन्वेस्टमेंट की है, डिविडेंड इनकम है, वगैरह वगैरह। तो जस्ट टू कट इट शॉर्ट, जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है एज एन इंडिविजुअल जो आपके नाम पे आपको मिल रही है कनाडा में, चाहे वो फॉरेन इनकम भी है, बाहर के मुल्क से भी किसी और जगह से आपकी कोई इनकम आ रही है, ठीक है ना, वो सब की सब आपने अपनी पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दिखानी है। और इस पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न के बेस के ऊपर कनाडा रेवेन्यू एजेंसी जो है वो इस चीज़ का तयन करता है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है, आपके ज़िम्मे कोई वाजिबुल अदा टैक्स है, या अगर ऑलरेडी आप एम्प्लॉई हैं और आपका टैक्स मंथली बेसिस पे आपका एम्प्लॉयर काट रहा है एडवांस टैक्स, तो फिर कोई रिफंड बनता है तो वो रिफंड भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ की जो खूबसूरती है कनाडा के टैक्स निज़ाम की, मैं ये समझता हूँ कि इसमें आपको रिफंड्स के लिए, जैसा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अक्सर आपको पता है वहाँ करप्शन होती है, रिफंड्स आपको मिलते नहीं हैं, जो टैक्स रजीम्स होती हैं बड़ी हार्श होती हैं। यहाँ पर अगर आपने अपना सारा बैंकिंग इंफॉर्मेशन कनाडा के ऑनलाइन पोर्टल में अपने ऑनलाइन अकाउंट में दी हुई है तो आपके अकाउंट में ठक सारा का सारा रिफंड आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके ज़िम्मे कोई टैक्स वाजिबुल अदा है तो वो भी आप अदा कर सकते हैं, पर उसमें आपको ये लीनियंसी दिखाते हैं कि ठीक है जनाब, आप जब टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या आपका जो अकाउंटेंट फाइल कर रहा है वो जब उसको फाइल करता है वो बता देते हैं कि आप इसी वक्त ये टैक्स अदा कर सकते हैं या आपको मोहलत चाहिए, तो आपको वो टाइम भी दे दिया जाता है। तो बात जस्ट टू कट इट शॉर्ट, जो T1 पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न है वो बुनियादी तौर पे जो भी इंडिविजुअल इस मुल्क में इनकम कमा रहा है या इनकम नहीं भी कमा रहा लेकिन वो टैक्स बेनिफिट्स लेना चाह रहा है, उसको ये टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करनी है। मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ, इसका ताल्लुक सिर्फ इनकम अर्न करने के साथ नहीं, ऑल्दो इट इज़ कॉल्ड पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न, लेकिन ये ज़रूरी है कनाडा के निज़ाम के अंदर अगर आपने कनाडा चाइल्ड बेनिफिट, HST वगैरह वगैरह बाकी बेनिफिट्स आपने उठाने हैं। तो ये चीज़ जो सी इंपॉर्टेंट है जो आपके जहन में होनी चाहिए। अब जनाब बेशुमार लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उसके लिए यहाँ पर जो अक्सर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसको हम कैनेडियन कंट्रोल प्राइवेट कॉरपोरेशन कहते हैं या CCPC।
अब क्योंकि मेजॉरिटी लोग कैनेडियन कंट्रोल प्राइवेट कॉर्पोरेशन के तौर पे अगर वो कॉर्पोरेशन के हिसाब से बिजनेस रन कर रहे हैं तो चल रहे हो, अदरवाइज आप एज ए सोल प्रोपराइटर भी बिजनेस रन कर सकते हो, एज पार्टनरशिप भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो हम T2 कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न की बात कर रहे हैं, ये इसकी सबसे जो एप्लीकेशन ये आपको मिसालें मिलेंगी वो आपको कैनेडियन कंट्रोल प्राइवेट कॉर्पोरेशन हैं। और कैनेडियन कंट्रोल प्राइवेट कॉर्पोरेशन बुनियादी तौर पर ये कहती है कि जनाब जो उस कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर्स हैं, उसके जो शेयर होल्डर्स या मालकान हैं, वो कैनेडियन सिटीजन्स हैं बुनियादी तौर पे। मतलब टेक्निकल डिफरेंस है कि बुनियादी तौर पे समझिए कि कैनेडियन सिटीजन आप हैं। अब जब आपने कंपनी बना के इनकम कमाई तो कंपनी जो सी है वो कानून की नज़र में एक सेपरेट पर्सन है, जिसको सेपरेट लीगल एंटिटी कह देते हैं। तो इसका मतलब आप अगरचे कंपनी के मालिक हैं या आपकी बीवी आपके साथ है वो कंपनी के मालिक हैं या आपके बच्चे कंपनी के मालिक हैं, लेकिन वो अशखास कंपनी से अलग तस्वर किए जाएंगे और कंपनी को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, जिसको हम T2 कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने T1 में आपको मिसाल दी थी कि आपके नाम पे जो भी इनकम आपको मिल रही है कनाडा में वो आपने अपनी पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करनी है। एग्जैक्टली इन द सेम वे कंपनी के नाम पे जो भी इनकम है, कंपनी का मुनाफा हो गया, मिसाल के तौर पे आप कंपनी में कोई कारोबार कर रहे हैं, कंपनी का मुनाफा हुआ है, मुनाफे का मतलब लॉस भी है, वो भी आपने डिक्लेयर कर रहे हैं। इस तरह कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट की है, उसको कोई रेंटल इनकम आ रही है, कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे, उसको डिविडेंड इनकम आ रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो भी नौयत हो इनकम की, अगर वो इनकम कनाडा में कंपनी के नाम से मंसूब है, कंपनी के खाते में आ रही है, तो आपने T2 कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और इसमें आपने सारी की सारी वो इनकम और एक्सपेंसेस के जो हिसाब है वो आपने देना है। और फिर अल्टीमेटली आपकी जो कंपनी है, यहाँ पर कंपनीज़ के लिए और जो इंडिविजुअल एक सर्टेन लेवल से ऊपर जो सेल्स अर्न कर रहे होते हैं उनके लिए उसे कहते हैं एक बिजनेस नंबर का कॉन्सेप्ट भी होता है जो CRA इशू करता है, 9 डिजिट बिजनेस नंबर। उसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी सेल्स के ऊपर जो हार्मोनाइज्ड सेल्स टैक्स है, अगर मैं ओंटारियो के प्रोविंस के हवाले से बात करूं, इसको आम इस्लाम में आप सेल्स टैक्स कह देते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, वो आपने इकट्ठा भी करना है। और जो सेल्स टैक्स आप अपने बिजनेस खर्चों पे दे रहे हो उसका भी आपने हिसाब रखना है, ताकि ईयर एंड में जाके आप एक और रिटर्न जिसको GST HST रिटर्न कहते हैं वो भी आप फाइल करते हैं। और उसमें आप बताते हैं कि जनाब मैंने टोटल जो सेल्स टैक्स इकट्ठा किया, फ़र्ज़ करें वो $10,000 था मेरी सेल्स के ऊपर, आमदनी के ऊपर, और जो मैंने अपने अखराजात पे उठाया फ़र्ज़ करें वो $8,000 था। तो ये 2,000 का जो डिफरेंस है ये आपने CRA को जमा कराना है, क्योंकि आपने CRA के बिहाफ के ऊपर वो टैक्स इकट्ठा किया था, ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के बिहाफ पे वो टैक्स इकट्ठा किया था। ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, फ़र्ज़ करें आप एक्सपोर्टर हैं मिसाल के तौर पे और आपने सेल्स की, कोई एक्सपोर्ट जो सी होती हैं वो ज़ीरो रेटेड होती हैं, तो आपने तो कोई HST इकट्ठा नहीं किया, लेकिन आपने वो जो चीज़ें खरीदी तो आपने HST उन पर पे किया था। इस केस में आपको जनाब बहुत लार्ज रिफंड मिल सकता है, तो फिर आप GST HST रिटर्न में वो रिफंड क्लेम कर लेंगे और कनाडा रेवेन्यू एजेंसी आपको वो रिफंड भी दे देगी। तो इसका मतलब ये कि फिर हम T2 कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न को पर आए, इनकम टैक्स रिटर्न पे, तो ये कंपनी से रिलेटेड होती है। और ये जो GST HST रिटर्न की बात की है, ये अगर आप इंडिविजुअल के तौर पे भी बिजनेस कर रहे हो या पार्टनरशिप के तौर पे भी बिजनेस कर रहे हो और आपके अगर सालाना सेल्स का हजम $30,000 से ज़्यादा है, तो फिर ये कि आप उसे कहते हैं GST HST नंबर अपने नाम इशू करवा सकते हैं और CRA खुद भी इशू कर देगा ये नंबर जब आपकी वो इनकम टैक्स रिटर्न में आमदनी देखेगा, यानी आपके जो ग्रोस रेवेन्यूज़ हैं कि $30,000 से ज़्यादा है। और फिर आप इसी तरह GST HST कलेक्ट भी करेंगे CRA के बिहाफ के ऊपर, अपनी सेल्स के ऊपर, और जनाब वाला आप अपना GST HST क्लेम भी करेंगे अपने बिजनेस एक्सपेंसेस के ऊपर, और जो नेट इफेक्ट होगा, चाहे वो रिफंड है आपका या आपने CRA को अदा करना है, आप वो अदा कर देंगे। इसी तरह जनाब कुछ केसेस में जिसको T3 ट्रस्ट इनकम टैक्स रिटर्न भी कह देते हैं, वो भी कनाडा के अंदर उसे कहते हैं, कुछ केसेस में चलती है, लोगों ने ट्रस्ट क्रिएट किया होता है, तो इसके लिए जो कानूनी रिक्वायरमेंट है ये कि अगर आपकी कोई टैक्सेबल इनकम ट्रस्ट के हवाले से नहीं है तो आपने ये टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। और ख़ास तौर पर अगर आपकी जो ट्रस्ट की इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज लेस दैन $500, तब आपने ये रिटर्न जो सी फाइल करनी है। और इसमें कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है जो बेनिफिशरीज हैं उनके नाम पे वगैरह वगैरह। तो ये क्योंकि बुनियादी तौर पे एक हर बंदे को ये T3 ट्रस्ट जो इनकम टैक्स रिटर्न है ये इफेक्ट नहीं करती, तो उसके बारे में ज़्यादा लोगों को इसकी आगाही नहीं होती रहेगी। बट एनीवे किसी पॉइंट टाइम पे अगर आपने कोई ट्रस्ट क्रिएट किया है तो फिर आपको T3 ट्रस्ट इनकम के बारे में भी जानकारी हासिल करनी होगी। और ये मेरे ख्याल में इस वीडियो के हवाले से इसको इस हद तक ही रखते हैं ताकि आप लोग ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाकर कंफ्यूज ना हो। अब जनाब एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट T
उसको T4 कह देते हैं, यानी ये बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन पेड है। आप जब किसी जगह पे मुलाजमत करते हैं कनाडा में, तो आपका एम्प्लॉयर बाउंड है कि आपको वो T4 इशू करे, और ख़ास तौर पे साल के एंड में उसने फरवरी के महीने तक पूरे साल की जो T4, जो समरी T4 भी हम कह देते हैं, उसने हर एम्प्लॉई को इशू करनी है और उसकी कॉपी CRA को भी भेजनी है। अब ये T4 जो स्लिप है या रिटर्न कह दें, ये क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसके बेस पे आप अपनी पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे अगर आप एम्प्लॉई हैं। इसमें ये बताया जाएगा जनाब कि आपको पूरे साल में ग्रोस सैलरी या इनकम कितनी दी गई, मिसाल के तौर पे, ठीक है जी, 50,000, 60,000, 1 लाख वगैरह वगैरह, और उस इनकम के ऊपर कितना इनकम टैक्स एडवांस काटा गया हर महीने, क्योंकि कानून ये कि जब भी आपको अगर यहाँ फोर्टनाइटली पेमेंट होती है या मंथली पेमेंट होती है या वीकली पेमेंट होती है, एम्प्लॉयर ने उसमें से एक टैक्स रेट्स के बेस के ऊपर करते हुए जो एक प्रिजम्पटिव टैक्स है, इनकम टैक्स, वो उसने काट के CRA को जमा कराना है महाना बेस पे। तो आपका जो इनकम टैक्स ऑलरेडी आपके बिहार पे अदा कर दिया गया, वो भी इसमें दिया गया है। उसके बाद कनाडा पेंशन प्लान में आपकी कोई कटौती हो रही है, CPP डिडक्शन जिसे कहते हैं, या क्यूबेक के प्रोविंस में QPP डिडक्शन कहते हैं, वो इसके अंदर आती है। इस तरह एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है मिसाल के तौर पे, वो इसके अंदर हाईलाइट की जाती है कि जनाब ये इतने आपकी एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के बाद में डिडक्शन हुई, ताकि बाद में कभी आप ले ऑफ हो तो आपको उसे कहते हैं सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस से आपको वो बेनिफिट मिलता रहे जब तक आप बेरोजगार हैं। इसी तरह जनाबे वाला मिसाल के तौर पे आपको कोई और बेनिफिट मिला हुआ है, डेंटल बेनिफिट है या कोई और आपके एम्प्लॉयर ने दिया है, वो भी सब का सब इसके अंदर मौजूद होता है। तो इसका पर्पज़ ये है कि जो एम्प्लॉई है उसकी जो सैलरी है और उसमें जितनी भी कटौतियाँ हुई हैं वो सब की सब T4 स्लिप के अंदर दिखाई जाती हैं, और इसी के बेस के ऊपर आप अपनी पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, और उसमें भी T4 जो सी है उसमें आप सारा का सारा के एम्प्लॉयर कौन है, किस प्रोविंस में आपने नौकरी की, क्योंकि प्रोविंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोविंस के हवाले से यहाँ पे आपको प्रोविंशियल टैक्स रेट्स भी चलते हैं, इनकम टैक्स रेट्स, तो आपने सब कुछ ये इन्फॉर्मेशन T4 स्लिप के अंदर आपके मौजूद होती है। अब यहाँ इसी T की फहरिस्त में एक T5 है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम। अब जिसे मैंने बात की थी पहले के बेशुमार लोग ऐसे होते हैं उनकी सोर्स ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं, आप शेयर होल्डर हैं, तो आपको डिविडेंड इनकम मिल रही है, ठीक है। अगर आप खुद भी कैनेडियन कंट्रोल प्राइवेट कॉर्पोरेशन के मालिक हैं, वन ऑफ द शेयर होल्डर्स, तो आप डिविडेंड इनकम भी सैलरी के अलावा जो उनसे क्लेम कर सकते हैं अपनी कंपनी से, ठीक है जनाब। तो वो भी आप T5 के अंदर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर शो करेंगे। इसके अलावा आपने कोई डिबेंचर्स या बॉन्ड्स आपने परचेज किए हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, वो भी आप करेंगे। यानी जितनी भी नॉन रजिस्टर्ड सोर्सेज है जो CRA के साथ रजिस्टर्ड, मिसाल के तौर पर आपने टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता है सेविंग का कनाडा के अंदर, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होता है CRA के साथ, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की होती है, चाहे वो शेयर्स में की गई हो, चाहे वो डिबेंचर में की गई हो, बॉन्ड में की गई हो, उसका तो रिकॉर्ड आपका बैंक CRA को पहुंचा देता है, उनको पता होता है। वैसे भी वो टैक्स फ्री है, तो उसके आपने कोई इनकम टैक्स अदा नहीं करना। लेकिन बाकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट की सोर्सेज ऑफ इनकम, चाहे वो बाहर के मुल्कों की कंपनी से आपको डिविडेंड आ रहा है, या मिसाल के तौर पर आपने किसी इन्वेस्टर के साथ जनाब पैसे किए हैं, वो आपको कोई इनकम दे रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट के मद में जो भी इनकम आपको मिलेगी वो आपकी T5 में सालाना बताई जाएगी। और जब आप अपनी पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो T5 को सामने रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट इनकम को भी अपनी पर्सनल टैक्स रिटर्न के अंदर दिखाएंगे। सिमिलरली अगर आपकी कंपनी ने भी कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो उसके नाम पे भी T5 इशू हुई होगी, और वो कंपनी जो सी अपनी T2 कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ये इन्वेस्टमेंट इनकम दिखाएगी। तो इसका मतलब अभी तक अगर हम बात करें तो फंडामेंटली क्या चीज़ है कि जो T5 है वो बुनियादी तौर पे इन्वेस्टमेंट इनकम के हवाले से, और जो मैंने अभी T रिटर्न्स का जिक्र किया इसमें जो T1 पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न है, T2 जिसका मैंने जिक्र किया कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रिटर्न है। इसी तरह अगर मैंने बात की T4 स्लिप्स की, वो एम्प्लॉयज़ के हवाले से वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और T5 इन्वेस्टमेंट इनकम के हवाले से मैंने बात की, ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना अगर आप कनाडा में रहते हैं, कनाडा के रेजिडेंट हैं या कनाडा के सिटीजन हैं और आपने यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अब जनाब इसमें जो एक आखिरी चीज़ है जो आपसे शेयर करूँ वो है रेंटल इनकम के बारे में, जिसको T776 कह देते हैं। तो बुनियादी तौर पे CRA आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिससे आपको रेंटल इनकम आ रही है तो आप T776 जो फॉर्म है ये यूज़ करें। इसमें आप अपनी सारी जो इनकम है वो भी दिखाएंगे, नहीं रेंटल इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, और जो आपके अखराजात हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो दिखाएंगे, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पर आपने मॉर्गेज लिया हुआ है, मॉर्गेज पे जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो भी आपका बिजनेस एक्सपेंस है, वो इसमें आप दिखा सकते हैं। आपने प्रॉपर्टी की जिसको हम
कैपिटल कॉस्ट अलाउंस या डिप्रिसिएशन कहते हैं, वो प्रॉपर्टी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिप्रिशिएट हो रही है, वो भी आप खर्चे के तौर पे दिखाएंगे। आपने बिजली के बिल अदा किए हैं, आपने गैस के बिल अदा किए हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्सेस दिए हैं वगैरह वगैरह वगैरह, और उसके बाद नतीजे में आपकी जो रेंटल इनकम है वो नेट इनकम बन रही है या नेट लॉस बन रहा है। तो ये T5 स्टेटमेंट ऑफ रियल स्टेट इनकम जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कनाडा में क्योंकि बेशुमार लोगों ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दी होती है, बेशुमार लोगों ने अपने बेसमेंट भी रेंट पे दिए होते हैं, अगर चाहे अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग उसको CRA से हाइड करते हैं और कैश बेसिस पे रेंट वसूल कर रहे होते हैं। बट एनीवे ये वो लोग जो यानी ऑनेस्टली अपनी इनकम को रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए T776 जो स्टेटमेंट ऑफ रेंटल इनकम है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आपने पूरी प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर दी हुई है, प्रॉपर्टी का एक पोर्शन आपने रेंट के ऊपर दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आपने सारे के सारे अखराजात भी उसी तरह प्रोपोर्शनेट करने हैं उस आमदनी के साथ मैच करने के लिए। और उसके बाद उसके नतीजे में अगर कोई आपको नफ़ा या नुकसान हुआ है तो वो भी आप क्लेम करेंगे अपनी पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, अगर आप फाइल कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप एक कॉर्पोरेशन के नाम पे उसे कहते हैं ये प्रॉपर्टी दी है और वो जनाब रेंट इनकम कॉर्पोरेशन के नाम पे आ रहा है, तो T2 जो कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न है उसके अंदर आप ये चीज़ फाइल करेंगे। तो इन सब चीज़ों को अगर मैं क्विकली जनाब सम अप करूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो ये हम बात कह रहे हैं कि जी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कनाडा के अंदर बुनियादी तौर पे जो दो टैक्स रिटर्न्स जो सब पे जिनका इतलाक होता है वो क्या है, एक T1 पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न और दूसरी T2 कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रिटर्न। ये जो बाकी मैंने बात की है, ये वो चाहे ट्रस्ट इनकम है, T3 की हम बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की T5 की बात कर रहे हैं, T4 पे रोल्स की बात कर रहे हैं, T776 रेंटल इनकम की बात कर रहे हैं, तो ये सब की सब मजमूई तौर पे इकट्ठी हो जाती हैं और दिखाई जाती हैं T1 पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न में, अगर वो आपकी आमदनी है मिसाल के तौर पे ज़ाती एज एन इंडिविजुअल, या आपकी T2 कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न में ये सब इकट्ठी हो जाएंगी, क्योंकि ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है जो कंपनी की मद में भी आ सकती हैं अगर कंपनी की वो सोर्सेज ऑफ इनकम है, और एज एन इंडिविजुअल आपके लिए भी आ सकती हैं अगर ये आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम है। तो फंडामेंटली यानी जो इनकम टैक्स का तयन जो किया जाएगा वो आपकी T1 पर्सनल टैक्स रिटर्न और T2 कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न के बुनियाद पे किया जाएगा। मैंने एक और चीज़ का पहले जिक्र किया था, GST HST रिटर्न, वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको हम सेल्स टैक्स कहते हैं। तो उसके लिए वो तीसरी टैक्स रिटर्न है जो आपने फाइल करनी होती है अगर आपकी सालाना आमदनी या सेल्स $30,000 से ज़्यादा है कनाडा में, और उसके बेस पे आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा यानी जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट या सेल्स टैक्स कहते हैं अपने बिजनेस एक्सपेंसेस पे ज़्यादा दिया। लेकिन यूजुअली अगर आपने उसे कहते हैं आपका बिजनेस सेहतमंद है, प्रॉफिटेबल है, तो आपने CRA को ही जो नेट बैलेंस है GST HST के मद में वो आपने जमा कराना है अपने GST HST जो बिजनेस एक्सपेंसेस पे दिए गए उनको माइनस करने के बाद। तो जनाब ये मैंने था तो थोड़ा सा टेक्निकल सा सब्जेक्ट, लेकिन मैंने कोशिश की कि इसको आम फहम ज़ुबान में आप लोगों के साथ शेयर करूं। उम्मीद है आपको जनाब ये वीडियो पसंद आई होगी। मकसद सिर्फ ये था कि टैक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन अ कंट्री लाइक कनाडा, क्योंकि यहाँ का पूरा निज़ाम टैक्सेस गवर्नमेंट की मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती है उस पर चल रहा होता है। तो लिहाजा एज एन इंडिविजुअल और एज ए बिजनेस पर्सन आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स कि कौन से इंपॉर्टेंट गोशवारे हैं जिनके बारे में आपको आगाही होनी चाहिए, और आप जब अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें तो आप कम से कम अपने टैक्स लॉयर से उनके बारे में सवाल कर सकें ताकि आपकी टैक्स रिटर्न नामुकम्मल ना हो, उसमें कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि उसके नतीजे में आपके रिफंड भी कम हो सकता है या आपने जो टैक्स पे करना है वो भी कम हो सकता है, और अगर आपको वो कंसीलमेंट की मद में आ गया तो बाद में CRA फिर आपको उसके ऊपर नोटिस इशू कर सकता है जो आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक इशू हो सकती है। तो जनाब यहाँ पर मैं आज की वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जनाब अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें हौसला मिलता है। दुआ में याद रखें जनाब। खुदा हाफिज़।